हाँ जी। तो कल क्या पढ़ा था हमने? महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आपने याद कर ही लिया होगा। मैंने कल ही बताया था, महाराणा प्रताप तो वैसे सिंपल है, आपने ज़्यादातर ने पढ़ा ही है उनके बारे में। फिर भी मतलब एक बार अपने वो रिवीजन वाला रिवाज तो क्यों नहीं तोड़ा जाए, पढ़ ले आपने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले सबसे पहले तो हमने महाराणा प्रताप की कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के बारे में बातें थी, उसकी पर्सनल लाइफ की जो बातें थी वो याद की थी। कि जैसे उसके पिता का नाम था उदय सिंह, उसकी मम्मी का नाम था जयवंता बाई सोनगरा, जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी थी। जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। मैंने बताया था कि वैसे डेट वाइज कोई पूछे तब तो 9 मई 1540 एडी, और वैसे कोई पूछे तो मैंने आपको बताया था कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, थर्ड लाइट डे ऑफ ज्येष्ठ, और 57 ईयर एगो होता है, वो आगे चलता रहता है उससे। तो 1540 में आप 57 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 1597 विक्रमी कैलेंडर का जो ईयर होता है उसके अनुसार कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। और हमने पढ़ा था कि जो बचपन का नाम था वो था किक्का, मैंने बातें बताई थी उसकी। उनकी जो पटरानी थी उनका नाम था अजब दे पंवार। पिताजी जगमाल को राजा बना के गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने उनको गोगुंदा के अंदर राजा घोषित कर दिया था। सलुम्बर वालों के पास राज तिलक का अधिकार था, तो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने उनका राज तिलक किया था। पर बाद में कुंभलगढ़ में उनका विधिवत राज तिलक किया गया और उसमें मारवाड़ वाला चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। अकबर ने उनको समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। एक तो 72 में राजा बने 28 फरवरी 1572 को, तो 72 में भेज दिया था जलाल खान कोरची। फिर 373 में भेजे थे, पहले मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। जून में, सितंबर में और दिसंबर के अंदर उनको भेजा गया था। नहीं माना तो युद्ध हुआ, बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। कई इतिहासकार उसको 21 जून भी लिख देते हैं। अकबर खुद नहीं आया था, उसके 2 सेनापति आए थे, मान सिंह और असफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना के भेजा गया था। उसका एक इतिहासकार इस युद्ध के अंदर आया था, अब्दुल कदर बदायूनी, जिसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख नाम की। तो कहने का मतलब कि वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। प्रताप ने मुगलों के जो जो विरोधी थे उनको इकट्ठे किए। ग्वालियर का राजा रामसात तोमर अपने बेटों के साथ आया हुआ था, सालीवाहन भवानी सिंह और प्रताप सिंह। उधर अफगानों का नेता आया हुआ था हाकिम खान सूर। सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत तो हरावल में लड़ने ही थे। भीलों का सरदार आया हुआ था राणा पुंजा। तो अलग अलग प्रकार के, सब धर्मों के, सब जातियों के, एक सामाजिक समरसता का सा माहौल था उनकी सेना के अंदर। और हमने पढ़ा था कि मुगल सेना शुरुआती हमले के अंदर ही भाग खड़ी हुई थी। 79 खान नाम के सैनिक ने जैसे तैसे झूठ मूठ बोल के बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, उनको रोकने की ट्राई की थी, रोकने की कोशिश की थी। और फिर जब मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर लड़ रहा था, प्रताप का चेतक जब उसे लड़ने के लिए गया और चेतक घायल हो गया, तो प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। तो झाला मान सिंह या झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक की बाहर राजसमंद से थोड़ी दूर हल्दी घाटी के पास में वहां पे जगह बनी हुई है, बलीचा नाम की जगह पे उसकी छतरी बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मुगलों ने जब मुगल सेना वहां से भाग गई तो मुगल सैनिकों ने या उसके बाद भी पकड़ने के प्रयास क्यों नहीं किए। तो मैंने बताया था कि बदायूनी खुद लिखता है कि जून के महीने की गर्मी थी, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उनसे, इसलिए हमने तो गोगुंदा में चारों तरफ अपने दीवार तक बनवा ली थी। और फिर थक गए थे हारने के बाद में, हम इसलिए भी नहीं कर पाए थे। और अकबर तो इतना निराश हुआ था इस हार से कि उसने मान सिंह और असफ खान दोनों का दरबार में आना ही बंद करवा दिया था। अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार, इसने अकबरनामा या आईन अकबरी नाम की किताब लिखी। वो इस युद्ध को क्या कहता है, तो कल बताया था मैंने, खमनोर का युद्ध, बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध, जमस्टोड कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध। इस युद्ध में जो हाथी लड़े थे प्रताप की तरफ से लूणा और राम प्रसाद, उधर से मर्दाना और गजमुक्ता। राम प्रसाद को पकड़ लिया गया था और बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया था, पीर प्रसाद कर दिया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। फिर अकबर खुद आया था और उदयपुर पे कब्जा करके मुहम्मदाबाद नाम करके वापस चला गया। फिर शाहबाज खान को भेजा, उसने 3 हमले किए थे कुंभलगढ़ के ऊपर 77, 78 और 79 में। वो कुंभलगढ़ पर कब्जा भी कर लेता है। प्रताप ने थोड़े दिनों के लिए आवरगढ़ के अंदर अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। फिर रहीम जी आए थे शेरपुर वाली जगह से, अमर सिंह उनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप ने उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट वापस लौटाया था, वापस भेजा था उन महिलाओं को। रहीम जी बड़े राजी हुए थे इस घटना से। फिर 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर जो मेवाड़ की छोटी सी टुकड़ी ने मुगलों की सेना को हरा दी थी, इवन अमर सिंह ने मुगल सेनापति जो था सुल्तान खान उस तक को मार दिया था। और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है जमस्टोड के द्वारा। इसमें ईडर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की रियासतें साथ देती है इनका। फिर अंतिम आक्रमण मुगलों की तरफ से किसी ने किया तो जगन्नाथ कछवाहा ने किया 1585 में। प्रताप को बड़ा गुस्सा आया तो उसने आमेर का एक टुकड़ा छीन लिया था, मालपुरा। यहाँ पर उसने झालरा तालाब बनवाया था और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था।
चावंड को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था बाद में, और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ियाँ बनवाई थी। यही मेवाड़ की चित्रकला का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू होता है। उनका मेन पेंटर था, उसका नाम था नसीरुद्दीन। फिर चक्रपाणि मिश्र नाम के एक राइटर थे जिन्होंने 3 किताबें लिखी, राजतिलक पर लिखी राज्याभिषेक, ज्योतिष पर लिखी एक मुहूर्तमाला, और एक हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान पर एक बुक लिखी थी विश्व वल्लभ। फिर हेमरतन सूरी ने एक बुक लिखी थी गोरा बादल चौपाई, जो भामाशाह के छोटे भाई ताराचंद के कहने पर लिखी गई थी। भामाशाह और ताराचंद वो थे जिन्होंने प्रताप को अपनी निजी संपत्ति दान दे दी थी। चूलिया नाम की जगह पर वो मिले थे और प्रताप को इतने रुपए दिए थे कि वो अपनी 25,000 की सेना को 12 साल तक रख सकते थे। 25 लाख नकदी और कोई 20 लाख अस्परियाँ तक उन्होंने ला के दी थी उस टाइम प्रताप को। फिर हमने उसके बाद में आगे पढ़ा था कि उनके दरबार में 2 चारण कवि थे, तो माला सांधु और रामा सांधु के नाम बताए थे। प्रताप दानवीर आदमी भी था, उन्होंने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दान में दी थी। 1588 का उदयपुर अभिलेख ये जानकारी देता है हमें, जिससे पता चलता है कि हल्दी घाटी के आसपास का इलाका हमेशा से प्रताप के पास में रहा था। फिर वहीं चावंड में रहते हुए 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने मृत्यु से पहले पहले वो चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ मुगलों से वापस छीन लेते हैं। वहीं बांडोली के अंदर 8 खंभों की प्रताप की छतरी बनी हुई है। ये कल बातें हमने प्रताप के बारे में पढ़ी थी। आज आगे उनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, आगे वाले राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रताप का बेटा था अमर सिंह। मैंने अमर सिंह की बहादुरी के कई किस्से आपको बताए थे, और अमर सिंह अपने पिता की जितना बहादुर था, एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था अमर सिंह। और जैसे अमर सिंह राजा बना, वापस अकबर ने उधर से हमले वापस करने शुरू किए, लेकिन अमर सिंह अधीनता स्वीकार करने वाला बंदा नहीं था। उधर अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। अकबर की जगह नए मुगल बादशाह आ गया जहांगीर। जहांगीर ने वापस अटैक करने शुरू किए, लेकिन फिर भी मानने के लिए अमर सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली जहांगीर ने अपने सबसे योग्य पुत्र को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। 1613 में खुर्रम, जिसको आप शाहजहां के नाम से जानते हो, खुर्रम को हमला करने के लिए भेजा गया। खुर्रम तू जा और तू जाके देख। इस बार शाहजहां को यहां पर भेजा गया। खुर्रम आया, खुर्रम ने आके यहाँ पर जितने भी सेनापति जो आके गए थे, वो भले को युद्ध जीत के गए हो, युद्ध हार के गए, उन सबको बुलाए और उनको बुला के पूछा खुर्रम कि यार तुम अभी तक मेवाड़ के राजा को पकड़ क्यों नहीं पाए, अभी तक उसको अधीनता स्वीकार क्यों नहीं करवा पाए, अभी तक उसको ट्रीटी के लिए राजी क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या रीजन है, तुम पकड़ क्यों नहीं पाते हो, हरा क्यों नहीं पाते हो उसको। उन सब ने कहा कि सब उसका बड़ा रीजन ये है मेवाड़ की जनता। मेवाड़ की जनता पूरी तरीके से युद्ध में शामिल है और उनका गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी हो रखी है कि वो अपने राजा को हमारे आने की सूचना पहले ही दे देते हैं। उनकी जनता भी हमारे खिलाफ लड़ती है और यदि हमारे सैनिक अकेले दिख जाते हैं तो उनके साथ में मारपीट कर लेती है, उनको मार देती है। इवन यहाँ तक कि हम किसी गांव से राशन पानी लेने के लिए जाते हैं तो राशन पानी भी नहीं देते। खुर्रम ने कहा अच्छा तो समस्या यहाँ है, तो फिर राजा से लड़ाई क्यों करनी, फिर तो जनता से लड़ाई की जाए। तो कैसे करें, अब तो एक काम करो, अपने तो गाँव में घुसो, गाँव में घुस के फसलों के लगा दो आग, पुरुषों को निकाल के यहाँ से ले जाओ, पुरुषों को मार दो और महिलाओं बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाओ, दिल्ली में ले जाके बेच दो। देखते हैं कितने गांव के अंदर ऐसा किया, कितने गांव के अंदर प्रतिरोध होता है। जब जनता के खिलाफ ये सब किया जाने लगा, मुगलों द्वारा नरसंसता बरती जाने लगी उनके प्रति, बहुत ही क्रूरती तरीके से उनको पकड़ पकड़ के यहाँ से बेचा जाने लगा, मारा जाने लगा, तो जनता बड़ी निराश हुई और जो जनता भाग के राजा के पास में गई। राजा से सीधा सीधा तो कौन मिले, सामंतों को जाके बताया। तो सामंतों ने अमर सिंह के जो बेटे थे कर्ण सिंह, उनसे बातचीत की और कर्ण सिंह जी का कि युवराज इतने सालों तक हमने आपका साथ दिया था, कब 1527 में खानवा के युद्ध से मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे थे, लगभग 90 साल का टाइम हो गया, हम लगातार लड़ भिड़ रहे हैं, हमने कभी भी पीछे नहीं हटे। आप यदि लड़े तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, पर अब नहीं पार पड़ रही, लुगाई टावरों तक की बात आ गई है, अब कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। कर्ण सिंह इस बात को जानते थे कि कुछ ना कुछ करने का मतलब लड़ाई की जाए। पिछले 47 सालों से लगभग हल्दी घाटी के बाद से तो लगातार लड़ते आ रहे थे और पूरी तरीके से जो सैनिक शक्ति थी वो कमजोर पड़ रही थी कहीं ना कहीं, और उनको लगता था यार यदि मैदान के अंदर आके लड़ा गया सीधा सीधा तो पार पड़ेगी नहीं, और पहाड़ों के अंदर वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, वो तो गांव के अंदर ही लूटपाट कर रहे हैं, अब तो संधि के अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए, तो फिर कर्ण सिंह अपने पिता अमर सिंह के पास गए, उनको जाके संधि के लिए तैयार किया। अमर सिंह इस बात से राजी नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यार महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, ऐसे कैसे संधि कर सकता हूँ। लेकिन बाद में जब सब सामंतों ने ज़्यादा दबाव दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, पर अब राज भी तुम ही संभाल लो,
कहते हैं जब वो संधि तो कर ली गई थी, लेकिन उस संधि से इतने निराश हुए थे अमर सिंह जी कि बाद में राजकाज छोड़ के चले गए थे। तो अमर सिंह के टाइम की सबसे बड़ी घटना ही कोई है तो संधि है कि मुगलों के और मेवाड़ वालों के बीच के अंदर संधि हो गई थी। क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, और पढ़ते हैं, देखो अपने अभी मुगल मेवाड़ संधि की बात करते हैं। कब हुई, किसने की, लो मैं सारी बातें बताता हूं आपको। 5 फरवरी 1615 की संधि है। 5 फरवरी 1615 की किसके बीच में होगी? तो मुगलों का राजा तो कौन है? तो मुगलों का राजा था जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर था उस। और मेवाड़ वालों का रहना कौन है? तो मेवाड़ वालों का हम पढ़ ही रहे हैं, अमर सिंह। भले आपकी इच्छा हो और भले नहीं हो, क्योंकि आपके टाइम के अंदर हो रही है इसलिए यही होगी। वैसे मुगलों की तरफ से कौन बातचीत करने के लिए कौन आया हुआ था? तो मुगलों की तरफ से बातचीत करने के लिए खुर्रम। इधर से मेवाड़ वालों की तरफ से बातचीत करने के लिए 2 बंदे गए थे। एक बंदे का नाम था शुभकरण पंवार, एक बंदा था हरिदास झाला। इन लोगों ने जाके बातचीत की थी खुर्रम से कि भाई हम संधि करने के लिए तैयार है। पर खुर्रम को जाके कहा कि संधि करने के लिए तैयार तो है, पर संधि करने के लिए हमारे राजा जी तैयार नहीं, युवराज तैयार है। तो खुर्रम ने कहा तो इससे क्या होगा? तो कि तुम्हारे संधि होती तो संधि में लफड़ा ये होता है कि जो भी राजा संधि करता है उसको मुगलों के दरबार में जाके वहां पे रहना पड़ता है, तो हमारे राजा जी दरबार के अंदर नहीं आएंगे, तो युवराज आ सकता है। खुर्रम ने कहा यार पर आज दिन तक हिंदुस्तान में हमने जिससे भी संधि की है उसमें तो राजा जी को आना पड़ा है, एक बार रुको यार, मैं एक बार पापा से पूछ लूं मेरे, वो इस बात के लिए रेडी है कि नहीं। शाहजहां ने जहांगीर के पास मैसेज किया कि मेवाड़ वाले तैयार तो है, पर ये करे हमारा तो राजा नहीं आएगा और उसकी जगह पे हमारे तो युवराज आ सकता है, प्रिंस आ सकता है। जहांगीर ने कहा तुम किसी को बताना ही मत ये बात, चुपचाप हमने तो संधि कर ले, ये कलंक तो मिटे। जहांगीर पे मुगलों पे कलंक लगाओ, उनको आते जाते को पूछ जाए और मेवाड़ का क्या हुआ, इस बार कौन हार के आया वहां से। तो उनको मुगलों को लगता था यार जैसे तैसे करके मामला निपटा दिया जाए, कौन पूछने वाला इसको कि कौन दरबार में आया था कौन नहीं आया था। मुगलों को बेचारों को उस दिन क्या पता था कि एक दिन तुम ऑनलाइन में बैठ के सब सुन रहे होंगे, तुम किताब में बैठ के पढ़ रहे होंगे कि नहीं मेवाड़ से राजा नहीं गया था, उनकी तरफ से युवराज जाया करता था। तो मुगल मेवाड़ संधि में सबसे बड़ी बात यही तय हुई थी, जहांगीर मान गया तो संधि कर ली, सीधी सीधी सी बात कि भाई हमारी तरफ से राणा नहीं आएगा, जो किंग है वो कभी भी मुगलों के दरबार के अंदर नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? तो युवराज चला जाएगा, प्रिंस चला जाएगा, जो भी प्रिंस होगा वो चला जाएगा। एक जब भी संधि करते थे, संधि का मतलब हम दोस्त हैं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम हमारी सेना भेजेंगे, हमें जरूरत पड़े तो तुम्हारी सेना भेजना। तो जब भी कोई राजा जाता था तो अपने साथ में सेना भी लेके जाया करता था। तो कहा गया मेवाड़ वाले जब भी जाएंगे, प्रिंस जब भी जाएगा तो 1000 कैवेलरी सोल्जर लेके जाएगा, 1000 घुड़सवार लेके जाएंगे। ठीक है साहब। अब मैंने बताया कि प्रताप चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लेते हैं। चित्तौड़गढ़ अभी तक ही उनके पास था। चित्तौड़ मेवाड़ की आन बान शान, राजधानी का प्रतीक वो था। भले उदयपुर राजधानी आ गई थी लेकिन चित्तौड़ फिर भी वो एक सेंटर पॉइंट था। तो चित्तौड़ का किला हमें वापस दो। मुगलों ने कहा दे तो देंगे, पर तुम चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकते। यदि तुमने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवानी शुरू की तो हम ये समझेंगे कि तुम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हो। कहा ठीक है साहब दे दो। तो मतलब चित्तौड़ दे देंगे लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जा सकता, उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता, रिनोवेशन नहीं करवाया जा सकता, उसमें कुछ भी पुनर्निर्माण नहीं होगा। एक जब भी राजाओं में संधियां होती थी तो आपस में ब्याह शादियां हो जाया करती थी। हमने पढ़ा आंवड़ बांवड़ वाली संधि भी, और श्रृंगार कंवर की शादी रायमल के साथ में कर दी गई थी। इन्होंने कहा भाई हम ना कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे। मुगलों का ठीक है कोई बात नहीं, आप तो संधि तो करो रहे जैसे तैसे करके, तो किसी भी प्रकार का मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो ये मुगल मेवाड़ संधि। याद रखने वाली सीधी बात कब हुई? तो 5 फरवरी 1615 को। किस किस के बीच में हुई? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई। इधर अमर सिंह की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके कौन गए थे? तो शुभकरण और हरिदास गए थे। क्या क्या बातें हुई? तो मेवाड़ का जो भी किंग होगा वो कभी भी मुगल कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो उसकी जगह कौन जाएगा? तो उसकी जगह पे जो मेवाड़ का प्रिंस होगा वो जाएगा। अपने साथ हमेशा 1000 कैवलरी सोल्जर लेके जाएगा। चित्तौड़ वापस दे दिया जाएगा आपको, लेकिन तुम उसका रिकंस्ट्रक्शन, उसका रिनोवेशन नहीं करवा सकते, और मुगलों और मेवाड़ के बीच में किसी भी प्रकार के मैरिटल रिलेशंस जो होंगे वो नहीं बनाए जाएंगे। ये इस संधि की भाई मुख्य सी विशेषता थी। तो इस संधि के बारे में एक अच्छा सा स्टेटमेंट है। थॉमस रो एक अंग्रेजों का दूत था जो जहांगीर के दरबार में आया हुआ था उन दिनों के अंदर। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। सर थॉमस रो
तो सर टॉमस रो इस संधि के बारे में देखता है, सुनता करता है। अब जब उसके अंदर लिखा हुआ कि मेवाड़ का राणा नहीं जाएगा, युवराज जाएगा। मेवाड़ का युवराज कौन? कर्ण सिंह। तो इस संधि के अंदर कर्ण सिंह गया था। तो पहले थोड़ी सी कर्ण सिंह वाली बात सुनो। इस संधि में कर्ण सिंह वहां पर भाग लेने के लिए, कहते हैं कर्ण सिंह जब मुगल दरबार के अंदर गया तो जहांगीर बड़ा राजी हुआ। जहांगीर खड़ा हुआ था, खड़ा होकर कर्ण सिंह को अपने गले लगाता है, अपने सबसे राइट साइड के अंदर उसको बिठाता है। एक है, मुगलों के दरबार में जितने भी बंदे हुआ करते थे उनको मुगल एक पोस्ट दिया करते थे, और पोस्ट को उनकी भाषा में बोलते थे मनसब। तो जिसको मनसब मिलता था उसको बोलते थे मनसबदार। हम मिडेवल पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे। मतलब एक तरीके से वो होता था जैसे आज नहीं होते फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, सेकंड ग्रेड अधिकारी, थर्ड ग्रेड अधिकारी ऑफिसर, तो वो वैसे होता था भाई। 1000 का मनसबदार, 2000 का मनसबदार, 3000 का मनसबदार। तो उससे आपका स्टेटस पता चलता था कि आपकी औकात क्या है। तो कहते हैं कि भाई 5000 से ऊपर के जो मनसब हुआ करते थे वो ज्यादातर मुगल शहजादों को उनको दिए जाते थे, और 5000 का मनसब बहुत बड़ा माना जाता था। पर कर्ण सिंह को जाते ही 5000 का मनसब दिया गया था। तो याद रखना कि कर्ण सिंह को कितने का मनसब दिया गया था? तो 5000 का मनसब दिया गया था। और जहांगीर खूब राजी हो रहता था कर्ण सिंह से। तो कर्ण सिंह बहुत था शिकारी था। तो जहांगीर ने बुक लिखी तुजू के जहांगीरी। तो तुजू के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि मैं और युवराज साथ में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। युवराज का निशाना अच्छा था। एक दिन वो शेर का शिकार करने के लिए गए, और उस दिन युवराज ने मुझे कहा कि बादशाह आप निशाना लगाइए। हवा भी उस दिन विपरीत दिशा में चल रही थी। मुझे लगा आज बेइज्जती हो जाएगी, आज युवराज के सामने बेइज्जती होगी। और मैंने बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले अल्लाह ताला को याद किया, और मैंने कहा कि अल्लाह आज कम से कम लिहाज रखना, युवराज के सामने बेइज्जती मत करवा देना। और अल्लाह ताला ने मेरी लिहाज रखी और मेरा निशाना एकदम सटीक लग गया था। युवराज ने मुझसे वो बंदूक मांगी और मैंने अपनी वो प्रिय तुर्की बंदूक उसको दे दी थी। तो वो खूब कर्ण सिंह का खूब वर्णन भी करता है इनकी, वो अपनी हारें स्वीकार करता है बाकायदा। ये तो जो कि जहांगीरी में वो हालांकि सीधा सीधा तो नहीं लिखता कि हम हार गए थे, पर वो लिखता है कि मैं गया था लेकिन उस दिन अल्लाह की कृपा नहीं थी और हमें वहां से वापस लौटना पड़ा। कहने का मतलब था कि हम हार गए थे, मेरा बेटा गया था, इस बात भी देव योग से वह भी निष्फल होकर आ गया था। तो कई खूब सारी बातें वो जहांगीर लिखता है। तो जब कर्ण सिंह इसके दरबार में रहा करता था, टॉमस रो उन दिनों में अंग्रेजों की तरफ से बातचीत करने के लिए, जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन का राजा था, और जेम्स फर्स्ट की तरफ से बातचीत करने के लिए सर टॉमस रो यहाँ पर आया हुआ था। टॉमस रो अजमेर जहांगीर से आगे मिलता है। अजमेर में उस समय जहांगीर का दरबार था, अजमेर में जहांगीर रुका हुआ था। आपने टॉमस रो देखता है कि यार ये एक बंदे की इज्जत थोड़ी ज्यादा है। टॉमस रो ने आसपास वालों से पूछा ये कौन है आदमी? ये मेवाड़ का युवराज कर्ण सिंह है, मेवाड़ का प्रिंस कर्ण सिंह। तो इसकी इज्जत ज्यादा है यार, बादशाह इसी के साथ आता है, इसी के साथ जाता है, इसी के साथ शिकार खेलता है, इसके बातें पूछता रहता है, इससे क्या रीजन है इसका? उनका वो अभी नई नई संधि हुई है ना, इसलिए थोड़े ज्यादा दोस्त बने। उसने कहा अच्छा अभी अभी ट्रीटी हुई, इसका मतलब तुमने अभी अभी इनको हराया होगा और हरा के इनसे संधि कर ली होगी। मुगलों ने कहा किसी को बताना मत, हराया नहीं, बिना हरा के संधि किए, हारे तो हम ही थे बार बार। कैसे, ऐसे कैसे हुआ? उनका वजह से ये अब कई सारी बातें बताने की नहीं होती। टॉमस रो ने खोदा, उसको पता चला। टॉमस रो बेचारा अपने बुक के अंदर लिखता है कि मुगलों ने मेवाड़ वालों से जो बातें की थी या मेवाड़ वालों से जो समझौता किया था वो ताकत से नहीं किया था, दिमाग से किया था। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि किसने इस संधि के बारे में कहा था कि मुगलों द्वारा मेवाड़ से जो समझौता किया गया था, नॉट बाय फोर्स बट बाय विजडम, कि ताकत से नहीं किया गया था बल्कि बुद्धि के दम पर किया गया था। इवन वो लिखता है कि मतलब मेवाड़ वाले जितना टैक्स देते नहीं थे, कि वो कुछ देते तो थे ही नहीं यहाँ से इस क्षेत्र में, उससे ज्यादा बादशाह को वापस उनको देना पड़ जाता था। तो टॉमस रो वाला थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखना कि मुगल मेवाड़ संधि है वो मुगलों ने अपने दिमाग से की थी, ना कि ताकत के बल पर की थी। तो कौन सी संधि के बारे में वैसी बातें करता है? मुगल मेवाड़ संधि के बारे में करता है। कौन गया था संधि के बाद में? तो प्रिंस कर्ण सिंह गया था। कितने का मनसबदार बनाया गया था उसको? तो 5000 का मनसबदार बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इससे और बातें बताता हूँ थोड़ी। अब संधि का क्या परिणाम निकला, संधि में क्या, सीधी सी बात है, सिंपल सी दो बातें। कोई आपसे इंपैक्ट पूछ ले, इसके कॉन्सिक्वेंस पूछ ले, आपसे रिजल्ट पूछ ले इसका। एक तो मेवाड़ को किस लिए जानते हैं? हम मेवाड़ को संधियों के लिए याद करते हैं, मेवाड़ को उसके युद्धों के लिए, उसके संघर्ष के लिए, उसके स्ट्रगल के लिए याद किया जाता है। ऑब्वियसली हम उसके स्ट्रगल के लिए याद करते हैं कि कब से सांगा के बाद रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, प्रताप, लगातार वो लड़ते आए थे मुगलों के खिलाफ, लोहा लेते आए थे। पर यहाँ पे आगे संधि आती है। तो वो जो एक संघर्ष की भावना चली आ रही थी, स्वाभिमान की भावना चली आ रही थी, कहीं ना कहीं उसको डिक्लाइन मिला था। तो हम कह सकते हैं कि सांगा और प्रताप के टाइम से जो स्वतंत्रता की भावना चली आ रही थी, जो फ्रीडम की फीलिंग थी, जो इंडिपेंडेंस की फीलिंग थी, उसका डिक्लाइन हुआ कहीं ना कहीं। तो एक तो स्वतंत्रता की जो भावना है, स्वतंत्रता की भावना कमजोर पड़ी।
वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ उसका। और दूसरा, जब भी कोई संधि की जाए एक हमेशा गांठ ही बांध लेना कि मेंस में किसी संधि का महत्व लिखने के लिए आ जाए, एक बात पक्की लिखना, संधि मतलब युद्ध बंद, युद्ध बंद मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट। और जब भी पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो आर्ट एंड कल्चर को हमेशा ज्यादा महत्व मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर हमेशा प्रमोट होगी। तो आप देख लो, जब बीच में युद्धों का टाइम चल रहा था तो इतनी आर्ट एंड कल्चर मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके अब आगे हम देखेंगे कि बार बार आर्ट एंड कल्चर ज्यादा मजबूत होती है। तो एक ये हो जाएगा साहब कि मेवाड़ में काफी सालों बाद जाके शांति व्यवस्था स्टेब्लिश होती है, पीसफुल एनवायरनमेंट स्टेब्लिश होता है। और पीसफुल एनवायरनमेंट था वो आगे किसको प्रमोट करता है, तो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है। आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया उसने। तो ये वाली मुगल मेवाड़ संधि की कोई इंपैक्ट भी पूछ ले आपसे, कॉन्सिक्वेंस पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, दो बातें याद रखना कि सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना डिक्लाइन हुई, पीसफुल एनवायरनमेंट के प्रिवेल होने से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोशन मिला, उसको प्रमोट किया गया। अमर सिंह जी बड़े निराश हुए इस संधि के बाद में और कहते हैं अमर सिंह राजकाज छोड़ देते हैं, राजकाज छोड़ के एक जगह पे जाके रहने लग जाते हैं, नौ चौकी नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि कालांतर में जब महाराणा राज सिंह बनेंगे तो उन्होंने इसी नौ चौकी नाम की जगह पर एक बहुत प्रसिद्ध झील बनवाई थी, आप सब जानते हो, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रख लेना कि नौ चौकी। फिर अमर सिंह की जब डेथ हो गई थी तो अमर सिंह को बाद में आहड़ के अंदर छतरी बनाई गई थी। उदयपुर के पास में एक जगह है आहड़, वहां पर इनकी छतरी बनाई गई थी, वहां पर सेनोटा। अब एक बात याद रखने वाली, देखो हमने बीच में बाकी पढ़े कि सांगा की छतरी कहाँ की, मांडलगढ़, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ की, कुंभलगढ़, उदय सिंह की छतरी कहाँ की, गोगुंदा, प्रताप की छतरी कहाँ पे की, बांडोली। अब याद नहीं करना। अब मेवाड़ में जितने राणा बनेंगे उन सब की छतरियां कहाँ पर है, आहड़। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा आपके कि आहड़ में सबसे पहले कौन से मेवाड़ के राणा की छतरी है, तो अमर सिंह की छतरी है, वो याद रख लेना। तो आगे जब मैं छतरियां पढ़ाऊंगा तब इसकी और बातें कर लेंगे, पर अमर सिंह का थोड़ा सा ये वाली बात आप यहाँ पे याद रख लेना। अमर सिंह के बारे में ये मुगल मेवाड़ संधि थी, इसके क्या क्या चीजें थी, इसके प्रोविजन क्या क्या थे, इसका रिजल्ट क्या निकला, कौन गया था, उसके साथ क्या बर्ताव किया गया, किसने संधि के बारे में क्या कहा, वो मैंने बताई दिया। कहते शाहजहां ने अजमेर में अपने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी, शाहजहानी मस्जिद बनवाई थी। उस मस्जिद में एक अभिलेख लगवाया था। अभिलेख आप देखो, इतने दिन पढ़ते हुए हिस्ट्री समझ गए आप। इंस्क्रिप्शन फारसी भाषा का इंस्क्रिप्शन है एक 1637 का, 1637 का, और उसके अंदर वो लिखता है कि जब मैं मेवाड़ से संधि करके आ गया था, वो ये लिखता है कि जब मैं मेवाड़ को हरा के आ गया था, वो तो ये लिखेगा संधि का मतलब मैंने उनको अब पराजित कर दिया, उसके बाद में ये मस्जिद बनवाई थी। तो कोई और पूछ ले आपसे कि खुर्रम ने एक तरीके से मेवाड़ को कंट्रोल में कर लिया था, ये जानकारी मुगलों का कौन सा अभिलेख देता है, तो 1637 का, 1637 का अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो शाहजहानी मॉस्क्यू है उसका जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस बात की ओर जानकारी देता है। टॉमस रो वाली बात याद रखना कि टॉमस रो ने कहा था कि मेवाड़ के राणाओं को मुगलों ने अपनी बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से अधीन नहीं किया था। ये सारी बातें भाई। अब आगे पढ़ते देखो,